नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा छठी की वसंत भाग 1 का चौथा पाठ देखेंगे। तो चलिए चांद से थोड़ी सी गप्पे में सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है तिरछे, जिसका अर्थ है टेढ़ा। कुल का अर्थ है सारा। चिट्टा का अर्थ है सफेद। पोशाक का अर्थ है वस्त्र। सिमत का अर्थ है दिशाएं। निरा का अर्थ है बिल्कुल। मरज का अर्थ है बीमारी। अब हम कविता पढ़ेंगे। तो कविता इस तरह से है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। गोरा चिट्टा गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्चों इस कविता के 3 पैराग्राफ हैं और इस कविता को आप लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे और इसे अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे। बच्चों हमने कविता तो पढ़ ली, अब हम कविता का अर्थ देखेंगे। बच्चों चांद से थोड़ी सी गप्पे का सबसे पहला पैराग्राफ, जिसको हम प्रथम पद कहेंगे, उसका अर्थ या सारांश इस तरह से है। चांद से थोड़ी सी गप्पे। कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे का दूसरे पैराग्राफ यानी द्वितीय पद का सारांश या अर्थ कह सकते हैं इस तरह से है कि इस कविता में लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे से नजर आते हो, अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। चांद से थोड़ी सी गप्पे का तीसरा पैराग्राफ यानी तीसरे पद का अर्थ इस तरह से है कि बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है, बल्कि यह बीमारी नहीं है। यह तो सिर्फ एक प्रकृति का नियम है कि चांद हर 15 दिन के बाद में घटता है, बल्कि चांद हर 15 दिन घटता है और 15 दिन के बाद में बढ़ता रहता है जब तक कि वो पूरा गोल न हो जाए। इस घटते बढ़ते क्रम को वह लड़की चांद को समझ रही है कि वह बीमार है, बल्कि यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि जब वह घट कर पूरी तरह से गायब हो जाता है तो उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। और फिर उसके बाद में चांद धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 15वें दिन वो पूरा गोल हो जाता है। उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चांद के घटते बढ़ते क्रम को बीमारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये तो सिर्फ वो 10-11 साल की जो बालिका है, ये उसकी समझ है। वो चांद से इस तरह से गप्पे मार रही है। बच्चों आप लोगों को कविता का अर्थ अच्छी तरह से तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, कविता में
आप पहने हुए हो कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? इसका उत्तर इस तरह से होगा। कविता में लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ित संपूर्ण आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए है। प्रश्न अभ्यास में दूसरा प्रश्न है कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? इसका उत्तर इस तरह से है। लड़की यह कहना चाहती है कि चांद उसे बुद्धू न समझे। वह चतुर है और जानती है कि चांद को कोई बीमारी है। प्रश्न अभ्यास में प्रश्न तीसरा है, आशय बताओ। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस पंक्ति का आशय बताना है। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि लड़की को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, क्योंकि यदि वे घटते हैं तो घटते ही जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और जब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो पूरे गोल न हो जाए। इसलिए इस पंक्ति में यह बताया गया है कि ये बीमारी जो है वो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हो पा रही है। प्रश्न चौथा है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। बच्चों, इसका उत्तर दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, कवि ने चांद से गप्पे निम्नलिखित दिनों में लगाई होंगी। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेंगे जिसमें ऊपर लिखेंगे दिन और कारण। तो दिन में लिखेंगे पूर्णिमा, और पूर्णिमा में लड़की ने क्यों चांद से गप्पे मारी होगी ये हम बताएंगे उसका कारण वाले कॉलम में। तो पूर्णिमा के दिन गप्पे क्यों मारी होगी उस लड़की ने? क्योंकि इस दिन चांद पूरा गोल नजर आता है, इसलिए उस लड़की ने पूर्णिमा वाले दिन गप्पे मारी होगी चांद से। और फिर दूसरा लिखेंगे दिन वाले कॉलम में अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, और कारण में लिखेंगे कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्यों गप्पे मारी होगी। तो इसका कारण है इन दिनों में चांद कुछ तिरछा दिखाई देता है। और इसका उत्तर हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो इस प्रकार से है, कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अर्थात चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय और है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी। बच्चों, अब हम भाषा की बात कहेंगे जिसे कह सकते हैं व्याकरण। भाषा की बात में व्याकरण का वह अंश होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी विषय में अगर हमें व्याकरण ठीक से नहीं समझा तो आगे की कक्षा में व्याकरण को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको कक्षा 6ठी से ही व्याकरण पर ज्यादा ध्यान देना है। भाषा की बात में सबसे पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो नीचे जो है वो विशेषण है और इसमें ये बताना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है, और इन विशेषण के लिए हमें एक संज्ञा भी लिखनी है। और नीचे दिए गए विशेषण ये है, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल और कश्मीरी भाषा। बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा या ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न क्या था कि जो नीचे दिए गए विशेषण हैं, अब विशेषण इसमें कौन कौन से हैं? गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली और कश्मीरी। ये क्या है? विशेषण है, और उसके साथ ही साथ संज्ञा भी लगी हुई है। पगड़ी, घास, गहने, रात, फूल और भाषा, ये संज्ञा है। तो प्रश्न क्या था कि बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है,
और फिर विशेषण के लिए एक अलग से उपयुक्त संज्ञा भी लिखना है। तो अब यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें सबसे ऊपर लिखा है विशेषण वाला एक कॉलम, दूसरा है प्रत्यय वाला कॉलम और तीसरा है संज्ञा वाला कॉलम। तो सबसे पहले विशेषण है चांदनी। तो चांदनी में ई प्रत्यय लगा है और इसके लिए उपयुक्त संज्ञा है चांद। गुलाबी, गुलाब में ई प्रत्यय लगने पर गुलाबी विशेषण बना हुआ है और इसके लिए हम संज्ञा लेंगे पगड़ी, है ना, गुलाबी पगड़ी। फिर हम लेंगे मखमली। मखमली में ई प्रत्यय लगने पर मखमली बना है, यानी ये मखमल, मखमल शब्द में ई प्रत्यय लगने पर वो विशेषण बन गया मखमली और इसके लिए संज्ञा शब्द है घास, मखमली घास। इसके बाद हम कीमती यह विशेषण लेंगे जिसमें ई प्रत्यय लगने पर विशेषण बना है कीमती। कीमती यह शब्द बना है और इसके लिए गहने, ये संज्ञा शब्द हमने लिया है, तो कीमती गहने, कीमती विशेषण है और गहने संज्ञा। अब अगला शब्द है या अगला विशेषण है ठंडी। ठंड शब्द में ई प्रत्यय लगने पर विशेषण बना है ठंडी और उसके लिए हमने संज्ञा लिया है रात, यानी ठंडी रात। रात क्या है? संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है ठंडी। अब अगला विशेषण है जंगली। जंगल, इस शब्द में ई प्रत्यय लगने पर विशेषण बना है जंगली और संज्ञा लिया है फूल, जंगली फूल। फूल की विशेषता बता रहे हैं कौन सा शब्द? जंगली, तो यह विशेषण है। उसके बाद में हमने विशेषण लिया है कश्मीरी। कश्मीर शब्द में ई प्रत्यय लगने पर विशेषण बना है कश्मीरी और इसके लिए शब्द लिया है कौन सा? संज्ञा वाला शब्द लिया है भाषा, तो यह हो गया है कश्मीरी भाषा। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है? भाषा, और भाषा की विशेषता बताई जा रही है कश्मीरी शब्द द्वारा, तो विशेषण है कश्मीरी, कश्मीरी भाषा। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से विशेषण शब्द में प्रत्यय लगने से कोई शब्द विशेषण बन जाता है और फिर वह शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है गोल मटोल, गोरा चिट्टा। तो बच्चों देख रहे हो ना, यहाँ पे शब्द के साथ में और एक, जैसे गोल के साथ में गोल मटोल और गोरा के साथ में गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है ना, कि गोरा चिट्टा। गोरा यानी गोरा का अर्थ भी सफेद होता है और चिट्टा का अर्थ भी सफेद होता है, इसलिए कहा गया है कि गोरा से यह चिट्टा शब्द जो है वो मिलता जुलता है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है मटोल का। यह शब्द मोटा से बना हुआ है, यानी मोटा शब्द से कौन सा शब्द बना है? मटोल। तो इस तरह के 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों शब्द युग्म किसे कहते हैं? इन्हीं शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। गोल मटोल, गोरा चिट्टा जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें शब्द युग्म कहते हैं। तो ऐसे और 4 शब्द युग्म सोचकर लिखने हैं और उन शब्द युग्म का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 4 शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग किया है, जिसमें सबसे पहला शब्द युग्म है दुबला पतला, जिसका वाक्य इस तरह से बनेगा, यह दुबला पतला आदमी काफी कमजोर है। और दूसरा शब्द युग्म है काला कलूटा, राकेश का दोस्त राहुल काला कलूटा है। और तीसरा शब्द युग्म है दाना पानी, जिससे वाक्य बन रहा है इस तरह से कि बस इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था यहाँ। और चौथा शब्द युग्म है रोजमर्रा, यह भाग दौड़ भरी जिंदगी रोजमर्रा की बात हो गई है। तो बच्चों इस तरह से शब्द युग्म से हमने 4 शब्द युग्म लिए और उससे 4 वाक्य बनाए। भाषा की बात में तीसरा प्रश्न है बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ है। सबसे पहला अर्थ है कि गोल आकार का
और दूसरा अर्थ है गायब होना। तो ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2-2 अर्थ निकलते हो। जिस तरह से बिल्कुल गोल का 2 अर्थ निकला है, सबसे पहला गोल आकार का, दूसरा है गायब होना। इस तरह से ऐसे 3 और शब्द सोचकर लिखने हैं जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। बच्चों, इसके उत्तर में यहाँ पर हमने 3 ऐसे शब्द लिए हैं जिसके 2-2 अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला है कल। कल के 2 अर्थ निकलते हैं, तो देखेंगे किस तरह से कल के 2 अर्थ निकलते हैं। मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, यानी कल यानी क्या होता है, कल का जो कल का दिन आने वाला है उसके लिए कहा गया है कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। और दूसरे कल का अर्थ यह होगा, इसको वाक्य के द्वारा हम समझेंगे, यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं। यानी कारखानों के लिए भी ये वाला शब्द, कल वाला शब्द इस्तेमाल होता है कि यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं। अब दूसरा शब्द है पानी। पानी का भी 2 अर्थ होता है, तो इसे हम वाक्य के द्वारा समझेंगे। पहला अर्थ पानी का होता है, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। और दूसरा अर्थ समझेंगे वाक्य के द्वारा, राहुल भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी पानी हो गया, यानी लज्जित हो गया, है ना। एक पानी का अर्थ है जल और दूसरे पानी का अर्थ है लज्जित होना। अब हमने तीसरा शब्द लिया है कनक। कनक के भी 2 अर्थ है, इसे हम वाक्य के द्वारा समझेंगे। पहला वाक्य है, कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं। तो कनक यानी क्या होता है, इस वाक्य से हमें कनक का अर्थ पता चल रहा है। कनक यानी सोना होता है ना। सोने के आभूषण यानी सोने के गहने जो हैं वो बहुत चमकीले होते हैं। और दूसरा अर्थ हम दूसरे वाक्य से समझेंगे, कनक को खाने से वह पागल हो गया। दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा एक फूल होता है, तो उसको खाकर वह पागल हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 शब्द लिए, तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ है। पहला लिया है कल। कल का सबसे पहला अर्थ होता है कि आने वाले कल को भी कह सकते हैं, और जो बीत गया है उसको भी कल कह सकते हैं। दोनों दिन को कल कहा जाता है। और दूसरा कल का अर्थ दूसरा ये होगा कि कारखानों के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि कल कारखाना, ये भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कल कारखाना। और दूसरा है पानी। पानी का पहला अर्थ होता है जल और दूसरा अर्थ होता है लज्जित होना। और तीसरा शब्द हमने लिया है कनक। कनक का पहला अर्थ होता है सोना और दूसरा अर्थ होता है धतूरा। प्रश्न चौथा है, जो कि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। तो बच्चों, जो कि, चूंकि, हालांकि, ये कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं, ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए हमें 2-2 वाक्य बनाने हैं। प्रश्न चौथे में ये पूछा गया था कि जो कि, चूंकि और हालांकि के 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो हम यहाँ पे इन तीनों के 2-2 वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहला शब्द लेंगे जो कि। जो कि का पहला वाक्य है, तुम्हें गौतम के घर जाना होगा जो कि दूर है। देखा आपने कि तुम्हें गौतम के घर जाना होगा और दूर है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो कि ने किया। अब दूसरा वाक्य है, तुम बाजार से सामान लेकर आओ जो कि दूर है। तुम बाजार से सामान लेकर आओ जो कि दूर है, यानी इसने भी, जो कि ने भी दोनों को जोड़ने का काम किया। अब हम चूंकि शब्द लेंगे। चूंकि मैं आज बीमार हूँ इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। दूसरा वाक्य है, चूंकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो चूंकि इस शब्द का इस्तेमाल कारण बताने के लिए। चूंकि का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि। क्योंकि मैं आज बीमार हूँ इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। क्योंकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं बना पाया। तीसरा शब्द है हालांकि। हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी तुम्हें मेरे घर आना होगा। हालांकि का अर्थ यहाँ पर फिर भी होगा। और दूसरा वाक्य है, हालांकि
मुझे पता है फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। तो बच्चों इस तरह से हमने इन तीनों शब्दों से दो दो वाक्य बना लिए हैं। प्रश्न 5वां, गप, गपशप, गप्पबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। बच्चों अंतिम प्रश्न यानी 5वां प्रश्न यह था कि गप, गपशप और गप्पबाजी में क्या अंतर है, यह लिखना है। बच्चों हमें इन तीनों शब्दों का ठीक से अंतर नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम अब ठीक से इन शब्दों के बीच में क्या अंतर है और कब कब इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए यह हम देखेंगे। गप्प का अर्थ होता है बिना काम की बात। जब हम बिना काम की बातें करते हैं ना, उसे कहते हैं गप्प मार रहे हैं। और गपशप का अर्थ होता है इधर उधर की बातचीत, बस हम इधर उधर की करते रहे, गपशप कर रहे हैं। और गप्पबाजी का अर्थ है कुछ झूठी कुछ सच्ची दोनों मिक्स की हुई बातें, उसको कहते हैं गप्पबाजी। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि गप्प, गपशप और गप्पबाजी में क्या अंतर है। तो हम जब भी इन शब्दों का प्रयोग करें तो हम अब ठीक से इन शब्दों का प्रयोग बात करते समय कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।